वेलकम। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन। नाउन की एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नाउन के क्वेश्चंस जो अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड होते हैं और सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड होते हैं, कौन सा नाउन किस कैटेगरी में क्वेश्चंस को कैसे जनरेट करता है और उसके आंसर एक्सप्लेनेशन एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे। तो अब देखिए एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। करेक्ट और जस्टिफाई द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को करेक्ट करना है अगर नाउन के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से या नाउन के नज़रिए से कोई इसमें एरर है तो एरर को पॉइंट आउट करना है और उसे जस्टिफाई करना है। और अगर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है तो भी जस्टिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर हो सकती थी और एरर क्यों नहीं है, क्यों सेंटेंस सही है या क्यों गलत हो सकता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आई कांट हेल्प स्मिथ्स फ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। ठीक है, अब यहां पर इस स्टेटमेंट में आई कांट हेल्प स्मिथ्स फ्रेंड, देखिए नाउन के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जितने भी नाउन वाले पार्ट्स हैं उनको पहले हम सर्कल कर लेते हैं। जैसे स्मिथ्स, फ्रेंड, ठीक है, एटीट्यूड और लाइफ। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि चार अलग अलग नाउन्स आए हुए हैं। नेक्स्ट में ऑल द पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्कसिंग द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो पार्लियामेंट्स, वर्ल्ड, इशू और ग्लोबल वार्मिंग ये हमने सर्कल कर लिया क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये नाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं। और नाउन की मिस्टेक्स हैं तो नाउन जो होंगे उन्हीं पॉइंट्स पर देखने में हमें एरर को फाइंड करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस इन दिस पैनल एंड ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट। अब देखिए यहां पर ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस इन दिस पैनल, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस में हमने देखा कि इतने पॉइंट्स हैं जहां पर नाउन आए हैं, तो एरर वाला पॉइंट इन्हीं जगहों पे हो सकता है। अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, मीनिंग क्या बनेगा। आई कांट हेल्प स्मिथ्स फ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मैं स्मिथ के फ्रेंड की मदद नहीं कर सकता हूं उसके बैड एटीट्यूड के होने की वजह से लाइफ के प्रति, क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत खराब है, इस वजह से मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूं। ऑल द पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्कसिंग द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सारी पार्लियामेंट्स वर्ल्ड की जो हैं वो डिस्कस कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के इशू को। थर्ड वाला स्टेटमेंट कहता है, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस इन दिस पैनल एंड ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट। ज्यूरी जो है वो 5 जजेस से बनी है मिलकर के, और इस पैनल में 5 जजेस हैं और सब के सब बहुत ऑनेस्ट हैं। ठीक, तो ये हो गया सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि एरर वाला पॉइंट कौन सा बनता है। तो देखो बेटा किस तरह से ये बात वर्कआउट करती है। नेक्स्ट में आंसर्स में क्या आता है, आई कांट हेल्प स्मिथ्स फ्रेंड, ये पॉइंट एरर का है। और क्यों है, क्योंकि स्मिथ एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन स्मिथ किसी का नाम है और प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस जब लगता है तो वो हमेशा एपोस्ट्रोफी और एस पूरा लगाया जाता है, ना कि स्मिथ जो वर्ड है, व्यक्ति का नाम है, वो इतना है। तो जब इतना नाम है तो उसमें एपोस्ट्रोफी और एस पूरा लगाया जाएगा, ना कि एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा। इसीलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा है, इसलिए ये रॉन्ग है। होना क्या चाहिए, पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे हमने कहा द फ्रेंड ऑफ स्मिथ या स्मिथ्स फ्रेंड, दोनों में से कोई भी एक तरह से इसे लिखा जा सकता है और इसे गलत नहीं माना जाएगा। या तो हम कहें स्मिथ्स फ्रेंड, स्मिथ का दोस्त, या हिंदी में तो स्मिथ का दोस्त ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में द फ्रेंड ऑफ स्मिथ भी कह सकते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस की जगह पर हम ऑफ या द लगा करके सेंटेंस में नाउन्स को दूसरे नाउन से जोड़ सकते हैं या रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो द फ्रेंड ऑफ स्मिथ कहा जाए या स्मिथ्स फ्रेंड कहा जाए, बात एक ही है, स्मिथ का दोस्त। लेकिन दोनों में से कोई एक, क्योंकि ध्यान रहे
कि सेंटेंस में या तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा या ऑफ लगेगा, लेकिन अगर ऑफ लगेगा तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा और एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो ऑफ नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो इस वजह से द फ्रेंड ऑफ स्मिथ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि एपोस्ट्रोफी के साथ एस वाला यहां पर यूज किया गया है तो यहां एपोस्ट्रोफी एस के पहले होना चाहिए, और सेंटेंस को जब ऐसे लिखा जाएगा इस पार्ट को तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस के पहले लगता है, ना कि बाद में लगता है। नेक्स्ट में ऑल द पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्कसिंग द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहां पार्लियामेंट्स प्लूरल है और इसीलिए आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। पार्लियामेंट्स जब वर्ड हम यूज करते हैं तो एक देश का तो एक ही संविधान है, तो एक ही पार्लियामेंट होगी, एक देश की एक ही पार्लियामेंट होगी। लेकिन एक से ज्यादा देश के लिए बात की जाए, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एक से ज्यादा पार्लियामेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि एक से ज्यादा संविधान है। इसलिए ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट्स को प्लूरल लिखना गलत नहीं है और इसीलिए वर्ब प्लूरल है, और इसीलिए सेंटेंस नो एरर की कैटेगरी में आ गया है। नेक्स्ट वाले को जाने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट, ज्यूरी, बोर्ड, ये सब वर्ड्स जो हैं ये कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउंस होते हैं, और कलेक्टिव नाउंस कलेक्शंस का नाम होते हैं। एक जैसी चीजों को एक जगह पर जमा करने पर जो एक जैसा ग्रुप बन जाता है एक जैसी चीजों का, वो कलेक्शन की वजह से कलेक्टिव नाउन होता है। इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब्स का यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में मीनिंग क्या जाहिर हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके आधार या बेस पर इन तीनों कलेक्टिव नाउन्स के साथ, चाहे ज्यूरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे बोर्ड हो, इनके साथ हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप इन्हें कलेक्टिवली एक यूनिट की तरह लेके चल रहे हैं या अलग अलग लोगों के कंटेक्स्ट में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का आंसर। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस, यहां पर इन दिस पैनल एंड ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट। ये स्टेटमेंट भी नो एरर है, क्योंकि ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि 5 जजेस से मिलकर बनी है, लेकिन ज्यूरी तो एक है, सिंगुलर एक ज्यूरी है, भले ही 5 जजेस से बनी हो मिलकर के, लेकिन ज्यूरी तो एक है और एक सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर यूज किया जा रहा है और सेंटेंस नो एरर है। ठीक, अब यहां पर देखिए ऑल ऑफ देम, ये प्लूरल है, इसीलिए वर्ब आर आया है किसके लिए, सब जजेस के लिए आया है, इसीलिए ये यहां पर आगे वर्ब प्लूरल होगा। एक बात और नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हेन कंसिस्ट ऑफ मेड ऑफ इज यूज्ड विद ज्यूरी पार्लियामेंट, जब ज्यूरी पार्लियामेंट जैसे वर्ड्स के साथ कंसिस्ट ऑफ या मेड ऑफ जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, क्योंकि कितने भी लोगों से बनी हो लेकिन है तो एक ज्यूरी और एक पार्लियामेंट, इसीलिए वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। The board is divided on the issue of appointing my friend the head of the department. ठीक है, बोर्ड डिवाइडेड है, मतलब बोर्ड में मतभेद हो गए हैं, आपस में डिफरेंसेस हो गए हैं, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात आ गई है, और इसीलिए ये लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में हैं, वो सहमत नहीं है, आपस में डिफरेंसेस हो गए हैं इस इशू को लेकर के। और जो इशू है कि मेरे दोस्त को डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हमें मिले, ये मिल गया नाउन, ठीक है, इशू मिल गया नाउन, फ्रेंड मिल गया नाउन, ठीक है, हेड मिल गया नाउन, और डिपार्टमेंट मिल गया नाउन। इतने नाउन्स मिल गए, हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया क्योंकि फिलहाल नाउन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट में द नोबिलिटी हैज ऑलवेज ऑपरेट्स द पीजेंट्री इन सेवरल वेज, तो यहाँ नोबिलिटी शब्द जो है ये नाउन मिल गया और पीजेंट्री शब्द जो है ये नाउन मिल गया, तो हमने, और एक वेज भी मिल गया, तो हमने नाउन्स को जो है पॉइंट आउट कर लिया। नोबिलिटी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हुआ करता था, नोबिलिटी का मतलब होता है रिच क्लास सोसाइटी, ठीक है, और पीजेंट्री जो वर्ड है ये भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है गरीब किसान वर्ग को।
मतलब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो फार्मर्स की जो कैटेगरी होती है वो पीजेंट्री कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट में द पीजेंट्री हैज ऑलवेज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द क्लर्जी। यहाँ पर पीजेंट्री और यहाँ पर हैंड्स और क्लर्जी तीन नाउन इस सेंटेंस में भी आए हैं। पीजेंट्री तो किसानों के समूह को कहा जाता है, हैंड्स हम जानते हैं, और क्लर्जी जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है और एक पर्टिकुलर क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पुजारियों के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो पुजारियों के समूह को कहा जाता है क्लर्जी, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, वेयर हैव यू केप्ट ऑल द ज्वेलरीज विदाउट माई परमिशन। तो यहाँ पर ज्वेलरीज और परमिशन ये दो नाउन आ गए हैं। सेंटेंस का मतलब है कि तुमने सारी ज्वेलरीज संभाल के कहाँ रख दी है, मेरी परमिशन के बिना। तो ये सेंटेंस के हिंदी के ट्रांसलेशंस बन गए हैं। अब जितनी जगह हमने सर्कल किया है हम उतनी जगह पे देखते हैं कि सेंटेंस में एरर है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस हमने रीड कर लिए हैं, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो देखिए फोर्थ में क्या बनता है, द बोर्ड इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटिंग माई फ्रेंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इस सेंटेंस में इज नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर होना चाहिए आर, क्योंकि बोर्ड है, पार्लियामेंट है, ज्यूरी है, इस जैसे वर्ड्स का जब यूज किया जाता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है जब डिवाइडेड वर्ड आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बहुत आसान तरीका है कि डिवाइडेड हो गया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट याद रखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना है, तो डिवाइडेड हो गया या आर्ग्यूमेंट जैसे शब्दों का यूज करने पर जब ज्यूरी, पार्लियामेंट, बोर्ड और कमिटी में किसी प्रकार का जो है मतभेद हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है और आपस में लोग झगड़ने लगते हैं, तो एक से ज्यादा लोग के कंटेक्स्ट में या संदर्भ में मीनिंग चला जाता है, और एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, और बहुवचन संज्ञा के साथ जो है बहुवचन वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह पर आर यूज होगा। और सेंटेंस सही होने पे क्या लिखेगा, द बोर्ड आर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटिंग माई फ्रेंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। लोगों में असहमति है इस बात को लेकर के कि मेरे फ्रेंड को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाए या ना बनाया जाए। नेक्स्ट में द नोबिलिटी हैज की जगह पर हैव होगा। ऑलवेज ऑपरेस्ड द पीजेंट्री इन सेवरल वेज। ऑपरेस्ड का मतलब होता है डोमिनेटेड, ठीक है, डोमिनेटेड, डोमिनेट कर लेना मतलब दबा के रखना, उन्हें अपनी नॉर्मल जिंदगी ना जीने देना, लिबर्टी नहीं देना, लिबर्टी या फ्रीडम नहीं देना, ये मीनिंग होता है। तो नोबिलिटी, रिच क्लास जो होती है सोसाइटी की, उसने जो है रिच और इन्फ्लुएंशियल क्लास, क्योंकि नोबिलिटी का मतलब रिच और इन्फ्लुएंशियल क्लास सोसाइटी का है। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के दरबार होते थे, तो राजा के साथ जो उठते बैठते लोग थे वो नोबिलिटी या नोबल्स कहलाते थे। उनके सेक्शन ऑफ सोसाइटी का नाम था नोबिलिटी, और उनको नोबल्स कहा जाता था क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह से बहुत पावर, पैसा, ये सब होता था उनके पास, क्योंकि राजा के साथ उठते बैठते थे, नियम कानून उनके पास बहुत अच्छे से जानकारी होती थी। तो जो नोबल्स होते थे वो नोबिलिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दैट इज रिच और इन्फ्लुएंशियल क्लास। इसमें भी हजारों या लाखों लोग आते हैं, एक तो व्यक्ति होगा नहीं। वैसे ही पीजेंट्री में भी एक से ज्यादा लोग आएंगे, हजारों लाखों लोग आएंगे। गरीब किसानों के समूह में बहुत सारे किसान होंगे। तो ये सारे नाउंस देखने में सिंगुलर हैं, इनके साथ जो है एस या ईएस या आईईएस को ऐड नहीं किया जाता है। इनको हम नोबिलिटी का नोबिलिटीज, पीजेंट्री का पीजेंट्रीज नहीं लिख सकते, ये देखने में सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और इसीलिए द नोबिलिटी हैव ऑलवेज ऑपरेस्ड द पीजेंट्री इन सेवरल वेज लिखने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में जाने से पहले देखते हैं नोट क्या कह रहा है कि नोबिलिटी, पीजेंट्री और क्लर्जी, क्लर्जी जो है वो किसका समूह है, क्लर्जी पुजारियों का समूह है। बहुत सारे प्रीस्ट का समूह को, उनकी जमात को, उनके सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्लर्जी कहा जाता था। इन सब के साथ एस और ईएस और आईएस का यूज नहीं किया जाता है, और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में
जो है नोबिलिटी के साथ वर्ब प्लूरल आया है। और अगर इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस को स्टार्ट किया गया होता तो भी वर्ब प्लूरल ही आता, ठीक है, क्योंकि तीनों के साथ प्लूरल वर्ब आता है। और उसके बाद हमने पीजेंट्री देख ही लिया है, फार्मर्स इन जनरल कहा जाता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है। 6 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था कि द पीजेंट्री हैज में हैज की जगह पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ऑलवेज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी के हैंड से हमेशा पीजेंट्री ने सफर किया है, क्योंकि क्लर्जी पुजारियों के समूह ने हमेशा के गरीब लोगों को, किसानों को दबा के रखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैज की जगह पर हैव का यूज होगा, अभी बात हुई थी। पीजेंट्री के साथ भी प्लूरल वर्ब आता है। इसके बाद वेयर हैव यू केप्ट ऑल द ज्वेलरीज विदाउट माय परमिशन में ज्वेलरी होगा, ना कि ज्वेलरीज, क्योंकि ये भी एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ कभी भी एस और ई एस और आई एस यूज नहीं किया जाता, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे ज्वेलरी है वैसे ही ज्वेलरी का एक आध और वर्ड्स भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे हमने कहा फर्नीचर, FURNITURE, इसमें एस कभी नहीं लगेगा। फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है। वैसे ही हीरे जवाहरात हो गए और बहुत सारी चीज़ें, बैंगल्स हो गई, सब कुछ मिला करके एक पर्टिकुलर वर्ड के अंतर्गत रखा गया, दैट इज ज्वेलरी। वो सब ज्वेलरी की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ज्वेलरी जो होती है ये सिंगुलर ही लिखा जाता है और इसके साथ सिंगुलर भी वर्ब आता है। फर्नीचर की तरह, फर्नीचर भी कलेक्शन है थिंग्स का, ठीक है, कलेक्टिव नाउन से सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और हमने बात की थी क्लर्जी क्लास ऑफ प्रीस्ट ऑफ हाई ऑर्डर कहा जाता है, ये रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए नोट रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, दिस हिल स्टेशन is really a good one because the sceneries are worth seeing, because the sceneries are worth seeing। अब यहां पर इस आखिरी वाले पार्ट में ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक नाउन ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एक हिल स्टेशन दिख रहा है नाउन, दो नाउन हमें इस सेंटेंस में दिखाई दिए। नेक्स्ट वाले में ऑल द लगेजेस, लगेजेस एक नाउन दिखा, दैट यू बॉट आर केप्ट इन द रूम नेक्स्ट टू योर्स, ठीक है, दो नाउन हमें इस सेंटेंस में दिखे। और इसी तरीके से इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी एक नाउन दिखा और फील्ड दिखा। देयर आर सेवरल एस्टोनिशिंग वर्क्स डन बाय दिस राइटर और वर्क्स। तो हमें इतने वर्ड्स मिल गए जो नाउन हैं। अब हमें देखना है इन पॉइंट्स पर जो सर्कल किए गए हैं कि नाउन के एरर क्या हो सकती हैं, क्या बन सकती हैं। तो देखिए 8th में क्या है, द हिल स्टेशन इज रियली अ गुड वन बिकॉज द सीनरीज आर वर्थ सीइंग। ये हिल स्टेशन बहुत अच्छा है, एक एक्चुअल में अच्छा हिल स्टेशन है क्योंकि बहुत सारी अच्छी सीनरीज हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग है, वहां का एनवायरनमेंट के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट में ऑल द लगेजेस दैट यू बॉट आर केप्ट इन द रूम नेक्स्ट टू योर्स। जितने भी लगेजेस मतलब साजो सामान आप लाए हैं वो सब जो हैं केप्ट रखे गए हैं रूम में नेक्स्ट टू योर्स, तुम्हारे रूम के अगले रूम में रखे गए हैं। इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी देयर आर सेवरल एस्टोनिशिंग वर्क्स डन बाय दिस राइटर। फिलोसफी के क्षेत्र में बहुत सारे सेवरल, एस्टोनिशिंग मतलब चौंका देने वाले, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आपको हैरत में डाल देने वाले या चौंका देने वाले वर्क्स किए गए हैं इस राइटर के द्वारा, ठीक। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब हम देखते हैं, इसके बाद हमने मीनिंग्स देख लिया, सेंटेंस को रीड कर लिया। लेट्स सी कि क्या एरर हमने इस सेंटेंस में देख सकते हैं या आ सकता है। देखिए, अब देखिए यहां पर सेंटेंस में दिस हिल स्टेशन इज रियली अ गुड वन बिकॉज ऑफ द सीनरीज आर वर्थ सीइंग में सीनरी इज होगा, ना कि सीनरीज आर, क्योंकि वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के क्लाइमेट को, वहां के आबो हवा को, सब कुछ को मिला करके कहा जाता है नज़ारों को, दैट इज सीनरी। और सीनरी वर्ड जो है इंग्लिश में सिंगुलर होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं, इसीलिए सीनरी इज होगा, ना कि सीनरी आर। इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट वाले में लगेजेस वर्ड, साजो सामान जो होता है उसे हम लगेज या बैगेज जो वर्ड होता है इसको हम कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं, इसे सिंगुलर ही लिखते हैं। तो इसमें एस या एस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर वर्ब आर प्लूरल आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके कंटेक्स्ट के हिसाब से ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इसका खुद का फॉर्म जो है
वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसीलिए इसके पहले ऐड करना पड़ेगा ऑल, क्योंकि रेफर कर रहा है एक से ज्यादा के लिए। तो ऑल द पीसेस ऑफ लगेज या ऑल द पार्ट्स ऑफ लगेज या ऑल द आइटम्स ऑफ लगेज, हम ऐसे बोल सकते हैं। लगेज का बहुत सारा हिस्सा, साजो सामान जिसमें बैग, बैगेज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऑल द पीसेस ऑफ लगेज, ऑल द पार्ट्स ऑफ लगेज, ऑल द आइटम्स ऑफ लगेज, जितने भी चीजें हैं उसके पार्ट्स, पीसेस हैं, आइटम्स हैं, वो रखे हुए हैं नेक्स्ट रूम में, तुम्हारे रूम के। तो यहाँ पर एक से ज्यादा की बात की गई है, इसीलिए इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसके पहले पीसेस ऑफ, पार्ट्स ऑफ या आइटम्स ऑफ हमें ऐड करना पड़ेगा, तब मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 10th वाले को देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी देयर आर सेवरल एस्टोनिशिंग वर्क्स डन बाय दिस राइटर। फिलोसफी फील्ड में बहुत सारे वर्क्स इसके द्वारा किए गए हैं। वर्क शब्द को हम नॉर्मली प्लूरल नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, हमेशा वो सिंगुलर ही होता है, उसमें ऐसा नहीं लगता। लेकिन जब हम किसी राइटर की बात करते हैं तो राइटर के द्वारा रचनाएं की गई हैं, जिसे हिंदी में हम कृतियाएं कहते हैं, उसकी पोएम्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, तो उनको वर्क्स ऑफ आर्ट कहा जाता है। इसलिए जब राइटर के कंटेक्स्ट में बात आएगी तो वर्क्स को लिखने पर सेंटेंस नो एरर होगा और इसे गलत नहीं माना जाएगा। तो वर्क्स ऑफ राइटर मीन्स उसके द्वारा लिखे गए, उन राइटर के द्वारा लिखे गए पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज का संकलन या कंपाइलेशन। इसीलिए यहां पर वर्क्स सही है। तो वर्क्स जो है क्रिएशंस ऑफ राइटर के सेंस में जब कहता है तो गलत नहीं होता है। और इसके साथ साथ एक जगह और वर्क्स को प्लूरल लिख सकते हैं, वो है फायर वर्क्स। हिंदी में आतिशबाजी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फायर वर्क्स। ठीक है, पटाखों की फैक्ट्री के बाहर भी लिखा रहता है फायर वर्क्स, मतलब यहाँ पर फायर से रिलेटेड या बारूद से रिलेटेड वर्क होता है। ठीक है, तो उसको हमेशा फायर वर्क्स लिखा जाता है। वर्क्स का मतलब से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कहा गया है, और इसी कंटेक्चुअल मीनिंग में वर्क्स को गलत नहीं कह सकते हम, सही है। नॉर्मल कंडीशन में हम वर्क को प्लूरल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया है। इसके बाद देखते हैं 11th, 12th और 13th वाले क्वेश्चंस की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 11th है द पॉसिबिलिटी ऑफ द रूफ्स कोलैप्सिंग सिंपली डजंट अराइज। सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी पॉसिबिलिटी या चांस बने कि रूफ मतलब छत बैठ जाए, कोलैप्स हो जाए, नीचे गिर जाए, टूट के बिखर जाए, इसके चांसेस ही नहीं है। सिंपली डजंट अराइव मतलब इसका कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि रूफ बैठ जाए या टूट के गिर जाए। ठीक है, ये मीनिंग है। तो यहाँ पर रूफ्स में कोलैप्सिंग के साथ आया, ये नाउन यूज किया गया है, पॉसिबिलिटी भी नाउन है। ये दो नाउन हमें इस सेंटेंस में मिले हैं। नेक्स्ट है ही इज रीडिंग जॉन्स एंड स्मिथ्स पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस नाउन है, जॉन्स नाउन है, स्मिथ्स नाउन है और पोएट्रीज और पार्ट, इतने पार्ट्स, इतने वर्ड्स जो हैं वो सर्कल किए गए हैं, वो नाउन्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें ही वॉज एट हिज विट्स एंड। ये विट्स देखिए अपोस्ट्रोफिस लगा है, व्हेन ही वाज गिवन दिस डिफिकल्ट टास्क। तो दो नाउन्स हमें इसमें भी मिल गए हैं। ठीक है, अब हमने नाउन्स को सर्कल कर लिया। अब हम देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन किस पॉइंट पे बनता है। पहला है द पॉसिबिलिटी ऑफ रूफ्स कोलैप्सिंग सिंपली डजंट अराइज। ठीक है, इस सेंटेंस में और इसमें देखिए अपोस्ट्रोफी एस तीनों में है, तो अपोस्ट्रोफी एस को ही चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि कोई एरर है कि नहीं। तो लेट्स सी 11th का आंसर क्या कह रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ रूफ्स कोलैप्सिंग जो है, यहां रूफ होना चाहिए, क्योंकि जब नाउन्स ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करें नॉन लिविंग थिंग्स को, उनको प्लेस किया जाता है जेरेंड, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन के बाद आता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जेरेंड। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है नाउन के साथ रखा गया है। ठीक है, तो किसी जेरेंड को रखा गया है और उसके ठीक पहले एक नाउन आया है, तो और वो नाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन होने पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉट यूज, एपोस्ट्रोफी एस शुड नॉट बी यूज्ड।
तो इस लॉजिक या तर्क से हम देखते हैं, तो यहां तक हमने देखा कि रूफ्स कोलैप्सिंग वाले सेंटेंस में हमने यहां पर ये चीज कही कि जब नाउन्स नॉन लिविंग होते हैं और उनको प्लेस किया जाता है जेरेंड के पहले, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के पहले, और वो नॉन लिविंग्स को अगर रेफर कर रहे होते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज वहां पर उन नाउन्स के ठीक बाद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस में रूफ होना चाहिए और द पॉसिबिलिटी ऑफ रूफ कोलैप्सिंग होगा। रूफ कोलैप्सिंग सही है और रूफ्स कोलैप्सिंग गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज रीडिंग जॉन सैम स्मिथ्स पोएट्रीज। जब दो लोगों की अलग अलग पोएम्स की बात की गई है तो आप उन्हें पोएम्स कहेंगे, पोएट्रीज नहीं, क्योंकि पोएट्रीज पोएट्री से बना है। पोएट्री का मतलब होता है काव्य, और काव्य हमेशा जो है वो एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत दुनिया की विद इन इट सारी पोएम्स आ जाती हैं। इसी वजह से काव्य को प्लूरल नहीं लिख सकते। पोएट्री का पोएट्रीज होता ही नहीं है इंग्लिश में। हाँ, कविताएं हो सकती हैं जिसकी इंग्लिश है पोएम, का सिंगुलर का प्लूरल क्या हो गया, पोएम्स। तो दो लोगों की पोएट्रीज नहीं होंगी, पोएम्स होंगी, जिनको व्यक्ति अपने सिलेबस के में होने की वजह से रीड कर रहा है। तो इसीलिए दोनों के अलग अलग के सेंस में दोनों प्लूरल हैं, इसलिए पोएम्स हो जाएगा, ना कि पोएट्रीज, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म मौजूद इंग्लिश में नहीं है। नेक्स्ट में ही वॉज एट हिज विट्स एंड व्हेन ही वॉज गिवन दिस डिफिकल्ट टास्क। तो सेंटेंस नो एरर है क्योंकि एट हिज विट्स एंड एक फ्रेज है जिसका मतलब है कंफ्यूज्ड या पजल। जब उसे डिफिकल्ट टास्क दिया गया तो वो अपने विट्स एंड पे था, मतलब वो कंफ्यूज्ड हो गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है, लेकिन ये बात तब अप्लाई नहीं करती है जब हम किसी फ्रेज की बात कर रहे हो। इसीलिए ही वॉज एट हिज विट्स एंड होना चाहिए एपोस्ट्रोफी एस के साथ, और यहां पर इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, 14th, 15th और 16th सेंटेंसेस। अब इसमें हम देखते हैं समटाइम्स हेवेंस विल इज अबव ऑल द पॉसिबिलिटीज अ मैन कैन पॉसिबली इमेजिन। कभी कभी ईश्वर की इच्छा इंसान की सोच से परे होती है, हिंदी का ये ट्रांसलेशन बनेगा। नेक्स्ट में आता है एज वी वर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर फिंच was not going to work in this situation। मिस्टर फिंच के जो आइडिया है वो इस सिचुएशन में वर्क नहीं करने जा रहा है, जैसा कि हमें बताया गया है। नेक्स्ट है ऑल द वैल्यूएबल स्टफ हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी। जितना भी वैल्यूएबल स्टफ था, कीमती चीजें थी, उनको काबू में कर लिया गया है या कब्जे में ले लिया गया है या जब्त कर लिया गया है। टेकन इनटू कस्टडी मींस जब्त कर लिया गया है। तो अब देखिए पहले में क्या है, हेवेंस विल है, एपोस्ट्रोफी एस चेक करेंगे, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, यहां पर क्या सही है कि नहीं, नाउन है और इमेजिन, पॉसिबली इमेजिन। इसी के साथ यहां पर सेंटेंस में मिस्टर फिंच को, आइडिया को, नाउन को देखेंगे हम, वर्क को और सिचुएशन जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहाँ वैल्यूएबल और स्टफ हो गया और कस्टडी हो गया। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में इस तरह से हमने इनके मीनिंग्स को पहले देख लिया। अब देखते हैं गलतियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए 14th वाले में क्या एरर वाला पॉइंट बनता है, समटाइम्स हेवेंस विल लिखा है, सेंटेंस नो एरर है, क्योंकि कुछ ऐसे बने बनाए फ्रेज होते हैं जो नॉन लिविंग बातों को कहते हैं लेकिन फिर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे हेवेंस विल मतलब ईश्वर की इच्छा, हम कहते हैं हेवेंस विल, गॉड क्या चाहता है, गॉड्स विल की तरह, उसी का सिनोनिम है, एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। सन्स रेज, सूर्य की किरणें, ये भी सही है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज होता है। अर्थ क्रीचर्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ भी अर्थ के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। ट्रेन का आना जाना, ट्रेन्स अराइवल या ट्रेन्स डिपार्चर में भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है, भले ही ये नॉन लिविंग है बट ये फ्रेज की तरह यूज होता है। शिप्स क्रू, शिप का चालक दल जो होता है, जब बोलेंगे तो शिप्स क्रू बोलेंगे, द क्रू ऑफ द शिप नहीं बोलेंगे। दीज आर सम एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय पीपल इन देयर डेली लाइफ। लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में ये एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, इसलिए बहुत पॉपुलर हैं और एक्सेप्टेबल हैं। इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने पर इन्हें गलत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं आंसर में 15 और 16 का क्या बनता है। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर फिंच। जब हमने इस सेंटेंस में आइडिया को और फिंच नाउन को, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इन्हें ऑफ से जोड़ दिया है, तो जब हमने बात की थी ऑफ आया तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ एपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे, क्योंकि आइडिया और फिंच को जोड़ने के लिए पहले ही प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर दिया गया है।
इस सेंटेंस में हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, दिस आइडिया ऑफ मिस्टर फिंच, जो कि सेंटेंस को सही होने पे दिख रहा है आपको, या फिर मिस्टर फिंच आइडिया। या तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या फिर इसे ऑफ से लिखेंगे। जब ये लिखा है तो फिर यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और अदरवाइज हम कह सकते हैं एज वी आर टोल्ड मिस्टर फिंच आइडिया, फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा, इसीलिए हम मिस्टर फिंच होगा, एपोस्ट्रोफी एस को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट में ऑल द वैल्यूएबल स्टफ, वैल्यूएबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है और वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है, या वैल्यूएबल का एक मतलब और क्या होता है, प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस मतलब कीमती। तो आप इसे प्रेशियस मतलब कीमती है या इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद एक नाउन होना चाहिए। अगर वैल्यूएबल क्या, स्टफ मतलब थिंग्स, तो अगर नाउन नहीं लिखा होगा तो सेंटेंस में फिर एरर माना जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट नो एरर है, क्योंकि एडजेक्टिव इस नाउन को रेफर कर रहा है जो मौजूद है, ठीक है। तो वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है प्लस थिंग्स। और हाँ, हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स को मिला करके क्या लिखा जा सकता है, वैल्यूएबल्स, कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात, नकद धनराशि, करेंसी नोट, सब कुछ मिला के किस में आते हैं, वैल्यूएबल्स में। तो वैल्यूएबल्स पूरा बोल सकते हैं या फिर वैल्यूएबल के बाद थिंग्स या वैल्यूएबल स्टफ लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक कैटेगरी यूज करेंगे, इसी की तरह यहां पर जैसे था बिल्कुल वैसे ही यहां पर है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया है। अब इसके बाद देखते हैं, द थीफ स्टोल ऑल द वैल्यूएबल फ्रॉम द हाउस लास्ट नाइट, कल रात थीफ ने सारी कीमती चीजें चुरा ली घर से, सेंटेंस में ये मीनिंग निकल रहा है। अब इसमें क्या नाउन है, थीफ नाउन है, वैल्यूएबल को कंफर्म करना है क्या है, और हाउस है, ये तीन नाउन्स आ गए। नेक्स्ट वाले में 18 में, आई बॉट 25 न्यू मशीनरी दिस ईयर फॉर माई फैक्ट्री, मैं अपनी फैक्ट्री के लिए 25 मशीनरी लेकर के आया हूं इस साल। तो यहाँ पर देखिए 25 के बाद न्यू मशीनरी हो गया, ईयर हो गया, फैक्ट्री हो गया नाउन, जो हमें चेक करना है। नेक्स्ट में, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जब रंग भेद को लेके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग भेद, स्किन के टेक्सचर को, कलर को लेकर के अगर भेदभाव होता है तो उसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। रेसिस का डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर या डिफरेंस। तो यहाँ पर पार्लियामेंट हो गया, डिवाइड ऑन द इशू हो गया और डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये नाउन्स यूज किए गए हैं। और नेक्स्ट में, आई हैड 3 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने 3 ब्रेड्स खाई ब्रेकफास्ट में इस मॉर्निंग में। तो ये सारे सर्कल किए गए वर्ड्स नाउन हैं जिनमें हमें चेक करना है कि एरर का पॉइंट क्या बन सकता है। अब इस पॉइंट को देखने के बाद, मीनिंग समझने के बाद हम आंसर और एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जो कि क्या है, देखिए 17th में, द थीफ स्टोल ऑल द वैल्यूएबल फ्रॉम द हाउस लास्ट नाइट। तो यहाँ वैल्यूएबल्स होना चाहिए क्योंकि वैल्यूएबल तो है एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, यही तो बात हुई थी। तो या तो वैल्यूएबल के बाद यहाँ पर एक वर्ड रखना पड़ेगा हमको, जैसे हम लिखें यहाँ पर वैल्यूएबल क्या चुराया, वैल्यूएबल तो मीन्स इंपॉर्टेंट हो गया, वैल्यूएबल क्या चुराया, थिंग्स। तो या तो हम वैल्यूएबल और थिंग्स लिखें, और या फिर इन दोनों को मिला करके सीधे क्या लिख दें, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब ही वैल्यूएबल प्लस थिंग्स होता है। तो वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल क्या, इंपॉर्टेंट या कीमती क्या, सामान, तो उसकी इंग्लिश भी होनी चाहिए, जो कि क्या है यहाँ पर, या तो थिंग्स रख दें या फिर वैल्यूएबल्स। इसमें ही एस लगा के काम चल जाएगा, तो अलग से नाउन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट में, आई बॉट 25 न्यू मशीनरी, नहीं मने, मशीनरी तो एक कलेक्टिव नाउन है, कैटेगरी का नाम है। मशीनरी का मतलब होता है दुनिया की सारी मशीन्स जो है मशीनरी शब्द के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे पोएम्स किस में आती हैं, पोएट्री के अंतर्गत, वैसे ही तो मशीन्स यहाँ पर जो है होना चाहिए, क्योंकि 25 न्यू मशीन्स लाई गई हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कॉमन नाउन के लिए अप्लाई होती है, और ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन आना चाहिए, ना कि जो है अनकाउंटेबल नाउन। मशीनरी को प्लूरल नहीं लिखा जाता, इसका इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म मशीनरीज अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मशीन्स लाई गई होंगी। तो मशीनरी गलत है और मशीन्स सही है यहाँ। नेक्स्ट में, द पार्लियामेंट वॉज, अभी हमने बात की थी डिवाइडेड डिफरेंसेस, जैसे वर्ड अगर पार्लियामेंट या जूरी के साथ यूज किया जाए तो वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा।
क्योंकि पार्लियामेंट आपस में डिवाइडेड है, लोग डिफरेंसेस में हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अब वो ज्यूरी पार्लियामेंट या बोर्ड या कमिटी के कंटेक्स्ट में नहीं है, वो लोगों के कंटेक्स्ट में बात आ गई जो एक से ज़्यादा हैं और वो डिवाइडेड है, उनकी ओपिनियंस और मतभेद अलग अलग हैं, मतभेद हैं उनमें, वो एक राय नहीं कायम कर पा रहे हैं। तो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसीलिए ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। लास्ट में आई हैड 3 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर ब्रेड्स को प्लूरल नहीं लिखा गया है, इसलिए गलत माना गया, क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है और अगर आपको बोलना है कि मैंने कितनी ब्रेड खाई है, तो एक पूरी साबुत ब्रेड आपने नहीं खाई है, आपने उसकी स्लाइसेस खाई हैं। तो ब्रेड के पार्ट्स को क्या कहते हैं? पीसेस ऑफ, लोफ्स ऑफ या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जब आप कहते हैं कि मैंने 3 ब्रेड्स खाई हैं, तो ब्रेड 3 नहीं खाई है, ब्रेड तो पूरी साबित हो गई, बहुत सारी हो गई ना। नो वन कैन ईट अ कंप्लीट फुल ब्रेड। तो आप क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे? तो ब्रेड्स नहीं कहेंगे, इसकी ये क्या कहेंगे? पीसेस ऑफ ब्रेड, लोफ्स ऑफ ब्रेड या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ एस का प्रयोग हम उसके ठीक बाद नहीं करते हैं। अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ, लोफ्स ऑफ या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कहेंगे, तब मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखिए इतने सारे क्वेश्चंस के साथ क्या देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस में नाउन में अपोस्ट्रोफी एस, सिंगुलर प्लूरल का लॉजिक काम करता है। बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में हम यही तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।